हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ा था डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने एडजॉर्प्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अगर हमारा कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा है बेटा तो हम उसको देखो, एक्चुअल में एडजॉर्प्शन का मतलब ही हमने क्या पढ़ा था कि ये एक सरफेस फिनोमिना है ना, तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ होनी चाहिए? सरफेस पे होनी चाहिए। अगर सरफेस फिनोमिना है तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन को उसी बिहाफ पे डिवाइड किया है कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी? सरफेस पे ज़्यादा होगी, क्योंकि एडजॉर्प्शन का मतलब ही सरफेस पे होना होता है। तो पॉजिटिव है मतलब सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बल्क। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा कि बल्क में कंसंट्रेशन ज़्यादा चली जाती है एज कम्पेयर टू सरफेस, तो हम कहेंगे कि एडजॉर्प्शन का नेगेटिव बिहेवियर यहाँ पे है ना, क्योंकि एडजॉर्प्शन का मतलब तो सरफेस पे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो बल्क पे ज़्यादा हो गया, तो हम कहेंगे कि नेगेटिव एडजॉर्प्शन हुआ है। उसके अलावा हमने पढ़ा था बेटा कि थर्मोडाइनमिक फिजिबिलिटी क्या थी हमारे एडजॉर्प्शन की। तो मैंने देखा था कि एंथैल्पी एंड एंट्रोपी टू फैक्टर्स मैंने बताए थे जिसपे हमारा एडजॉर्प्शन डिपेंड कर रहा था बेटा। तो वहाँ पे बेटा हमने एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन दोनों ही केस में देखा था कि जर्नली ये नेगेटिव होती है, क्योंकि एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में क्या था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तो एनर्जी रिलीज होती है बेटा जब कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो ये जर्नली एक्जोथर्मिक नेचर की रहेगी। मैंने वहाँ पे बताया था कि डेल एच या मैं एंथैल्पी चेंज की बात करूँ तो वो 1 मोल सब्सटेंस के लिए ही हम डिफाइन करते हैं ना, कि 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट को जब एडजॉर्बेंट पे हम एडजॉर्ब करवाएंगे तो उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए या रिलीज हुई है दैट इज एंथैल्पी चेंज है ना, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हमने क्या देखा कि जर्नली हमारा डेल एच नेगेटिव रहता है बेटा। डेल एच नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो, चेंज इन एंथैल्पी, तो वो कैसे निकालेंगे हम? प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी। अब आपका डेल एच नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट एंथैल्पी क्या रहा होगा? प्रोडक्ट एंथैल्पी कम रहा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के एंथैल्पी के, तो आपका चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आ गया है बेटा। और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम रही है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि आपने जब रिएक्शन करवाई है तो एनर्जी जो रिलीज हुई है या जो हीट जो रिलीज हुई है सराउंडिंग की तरफ, इसी वजह से हमारा, क्योंकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा थी, जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो एंथैल्पी रिलीज हुई होगी, तभी तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम आई ना बेटा। तो सराउंडिंग को आपने हीट दी है, ठीक है, तो डेल एच आपका नेगेटिव आ जाएगा। और आपने हीट दी है मतलब रिएक्शन कैसी हो गई? एक्जोथर्मिक हो गई है। और अगर डेल एच पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब क्या है कि आपको रिएक्शन करवाते वक्त हीट की जरूरत पड़ी है, तो सराउंडिंग से सिस्टम हीट लेगा बेटा। और जब सराउंडिंग से सिस्टम हीट लेता है रिएक्शन करने के लिए, तो आपका जो रिएक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? क्योंकि जब रिक्वायरमेंट ऑफ हीट हो, जब आप हीट ले रहे हो रिएक्शन करवाने के लिए, तो रिएक्शन कैसी बन जाती है? एंडोथर्मिक, है ना। तो जब डेल एच नेगेटिव होगा मतलब क्या है कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है बेटा, और सराउंडिंग में हीट रिलीज हुई है। और अगर आपका डेल एच पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और आपने या हम ये कहें कि सिस्टम ने हीट ली है सराउंडिंग से बेटा। तो जर्नली आपकी ये नेगेटिव रहेगी, या ये हम ये कह दें कि जर्नली आप इस चैप्टर में एक्जोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी हमारी एक्जोथर्मिक इन नेचर ही होती हैं। तो जर्नली हम यहाँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, बट मैंने एक्सेप्शन बताया था कि कई बार डेल एच या डेल एस हमारी पॉजिटिव आ जाती है। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है बेटा? पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड करवाई है ना। और ये कौन सा केस था? जब हम किसी भी ग्लास के सरफेस के ऊपर, किसी सॉलिड ग्लास सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करवा रहे थे, तो उस केस में हमारा डेल एच एंड डेल एस दोनों ही पॉजिटिव आ रहे थे, दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे थे। डेल एस होता है बेटा डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी। और डिग्री ऑफ रैंडमनेस की अगर हम बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव कर सकते हैं बेटा इधर उधर, है ना, काफ़ी फ्री होते हैं, स्पेस होता है काफ़ी, तो उनका सबसे ज़्यादा हमारा एंट्रोपी रहेगा, ज़्यादा डिसऑर्डर रहता है, रैंडमनेस रहता है बेटा।
उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, हमने क्या किया था, ऑन द बिहाफ ऑफ कंसंट्रेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिफाइन किया था। अब हम फोर्स के बिहाफ पे इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजियोप्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन केमिसोर्प्शन। ठीक है बेटा, तो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर वंडर वाल फोर्सेज। ये कह रहा है कि अगर एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में वंडर वाल फोर्स होगा तो हम कहेंगे कि हमारा एडजॉर्प्शन कैसा हुआ है, फिजिकल हुआ है बेटा। द एडजॉर्प्शन इज नोन एज फिजियोप्शन और वंडरवाल एडजॉर्प्शन। हम इसको फिजिकल, फिजियोप्शन एंड वंडरवाल एडजॉर्प्शन कोई भी नाम दे सकते हैं। इट कैन बी इजिली रिवर्स्ड बाय हीटिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। वंडरवाल फोर्स आपको पता है ये बहुत वीक फोर्स होता है ना, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं बाय हीटिंग। हम हीट करेंगे तो हमारा डिजॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा। रिवर्स का मतलब क्या है, एडजॉर्प्शन को हटा देना, डिजॉर्प्शन जिसको हम बोल रहे थे ना, तो अगर हम रिवर्स हीट कर दें या प्रेशर को डिक्रीज कर दे बेटा तो बहुत जल्दी इसको डिजॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एडजॉर्प्शन। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट पार्टिकल एंड एडजॉर्बेंट आर मोस्ट ऑफ द सेम स्ट्रेंथ एज केमिकल बॉन्ड, द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिसोर्प्शन एंड लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। ये आपको याद रखना है, इन नाम से पूछ लेते हैं, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। जैसे इसको वंडरवाल एडजॉर्प्शन भी कह रहे थे, फिजियोप्शन भी कह रहे थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन भी कह रहे थे, तो ये अलग अलग नाम आपको याद रखने हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है बेटा कि एडजॉर्बेट और हमारा जो एडजॉर्बेंट होता है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वो एक केमिकल बॉन्ड होगा और ये केमिकल बॉन्ड जर्नली कोवलेंट होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होगा, हम ये बोल सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके बीच में तो बेटा इनको फिर रिवर्स करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कांट बी रिवर्स, हम इसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं, फिजियोप्शन एंड केमिसोर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस है बेटा। तो लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यूजुअली इन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो फिजियोप्शन होता है बेटा उसमें हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट वो बहुत वीक फोर्स होता है। अगर फोर्स बहुत वीक, मैंने क्या कहा था कि आप एडजॉर्प्शन में जितने भी रिएक्शन पढ़ोगे जर्नली एक्जोथर्मिक पढ़ते हैं ना, वो बात अलग है कि एक्सेप्शनल मैंने आपको बताया है कि एंडोथर्मिक भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन आप जर्नली यहाँ एक्जोथर्मिक की बात करोगे तो देखो जब हीट रिलीज होगी बेटा, अब एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में आप खुद कह रहे हैं कि फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वंडर वाला वीक फोर्स है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई वो भी कितनी होगी, बहुत कम होगी, है ना। अगर फोर्स ही बहुत वीक आपने एस्टिब्लाइज किया है बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट तो फिर आपका अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होगा, बहुत कम रिलीज होगा ना। तो यहाँ पे बहुत लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्चुअली रहता है और रेंज रहेगा इसका 20 to 40 किलो जूल बेटा। लेकिन केमिसोर्प्शन में हमने क्या देखा बेटा कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है, केमिकल बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं ना, तो हीट भी जो रहेगी हमारी एडजॉर्प्शन की वो काफ़ी हाई रेंज में रहेगी और ये 50 to 400 किलो जूल पर मोल के बीच में रहेगी बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वंडरवाल फोर्स होता है या हम कहें कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेम बात है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिकल फोर्सेज होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, सेम ही बात है। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, है ना, हमने अभी पढ़ा था कि बाय हीटिंग एंड डिक्रीजिंग प्रेशर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि बहुत वीक फोर्स बनता है इन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में, लेकिन ये इरिवर्सिबल होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा। इट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी बेटा और हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। देखो इसका रीजन क्या है, मैंने अभी कहा बेटा कि हमारा जो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो
एक्जोथर्मिक नेचर की होगी। और एक्जोथर्मिक नेचर का मतलब क्या है कि हम हीट देंगे सराउंडिंग को। ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारा सिस्टम हीट दे रहा है बेटा सराउंडिंग को। और अगर हमारा सिस्टम हीट दे रहा है और मैं कह रही हूँ कि नहीं हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो उसे तो टेम्परेचर चाहिए ही नहीं भाई, वो तो खुद टेम्परेचर दे रहा है सराउंडिंग में। और आप उसको फालतू में टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन आपका क्या करेगा, उसका तो रेट स्लो हो जाएगा। और क्योंकि उसे टेम्परेचर चाहिए नहीं था, वो तो टेम्परेचर खुद रिलीज कर रहा है और आप बाहर से टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो रेट क्या हो जाएगा बेटा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो सेम है, इट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे ही टेक प्लेस करता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये डिक्रीज कर जाएगा, इसका रेट डिक्रीज कर जाएगा बेटा। ठीक है, अगला इट टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है, तो बेटा हाई टेम्परेचर पे ये फोर्सेस फॉर्म हो पाते हैं। इट फॉर्म मल्टी मोलिक्यूलर लेयर एंड इट फॉर्म मोनोमोलिक्यूलर लेयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था टेम्परेचर फैक्टर बेटा। पूछ लेते हैं हमसे 2 नंबर में कि क्यों हमारा फिजियोप्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाता है, या ये भी पूछ लेते हैं कि ये मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है, ये मोनो लेयर होता है, क्यों भाई। तो देखो मल्टी मोलिकुलर लेयर का मतलब क्या है कि ये मेरा एक एडजोर्बेंट का सरफेस था बेटा, मैंने एडजोर्बेंट लिया, उस पर मैंने क्या किया, एक एडजोर्बेट को एडजोर्ब करवाया, ये इस तरीके से हमने एडजोर्ब करवाया। ठीक है, अब इस एडजोर्बेट एंड एडजोर्बेंट के बीच में कैसा फोर्स है बेटा, एक वीक वंडरवाल फोर्स है। मैंने क्या किया, एक दूसरी लेयर को एक एडजोर्बेट लेयर को और यहाँ पे लगा दिया। अब इनके बीच में भी बेटा कैसा फोर्स रहेगा, वीक वंडरवाल फोर्स तो यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा ना। हम एक लेयर और बना देंगे तो वीक फोर्सेस तो यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम मल्टी लेयर इसको बना सकते हैं बेटा। लेकिन हम अगर केमिसॉर्प्शन में बात करें बेटा, तो केमिसॉर्प्शन हमारा मोनोमोलिकुलर लेयर होता है, सिर्फ एक ही लेयर फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने ये एडजोर्बेंट लिया बेटा, यहाँ पे मैंने इस एडजोर्बेट को एडजोर्ब करवाया है। जब हम इस एडजोर्बेट को एडजोर्ब करवा रहे हैं बेटा, तो इनके बीच में कैसा फोर्स काम कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है, दैट इज केमिकल बॉन्ड, है ना, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, एक लेयर और रख दी भाई, एडजोर्बेट की एक लेयर और प्लेस करी, तो क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ भी काम करेगा बेटा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये डायरेक्ट सरफेस से अटैच है बेटा, ये इनडायरेक्ट अटैच है, तो क्या वही बॉन्ड बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। हाँ, एक वीक बॉन्ड तो जरूर फॉर्म हो जाएगा, तो क्या वीक बॉन्ड फॉर्म होगा तो हम उसको केमिसॉर्प्शन बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम उसको केमिसॉर्प्शन तभी बोल रहे हैं बेटा जब उनके बीच में कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो हम कहेंगे कि अगर हम केमिसॉर्प्शन में एडजोर्बेट को लगा रहे हैं एडजोर्बेंट सरफेस पे, तो सिर्फ एक ही लेयर बनेगी, मोनोमोलिकुलर लेयर ही फॉर्म हो पाएगी, मल्टी लेयर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम फिजिसॉर्प्शन में बात करें तो यहाँ मल्टी लेयर फॉर्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, यहाँ रिएक्शन को करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे रिएक्शन को ताकि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी पहुंचे और हमारा प्रोडक्ट बन जाए, है ना। कई बार रिएक्टेंट की एनर्जी उतनी होती नहीं है प्रोडक्ट बनाने लायक, तो हम उसको बाहर से एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एक्टिवेशन। और यहाँ पे तो एक वीक बॉन्ड हमें बनाना है, तो क्या एक्टिवेशन की जरूरत पड़ेगी बेटा, नहीं पड़ेगी, वीक बॉन्ड तो वैसे भी फॉर्म हो जाएगा विदाउट एक्टिवेशन। लेकिन अगर हम केमिसॉर्प्शन में बात करें तो यहाँ पे बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि केमिसॉर्प्शन करवाने के लिए हमें एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्म करवाना पड़ेगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाना है तो हमें बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है बेटा, तो यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी। एंड लास्ट डिफरेंस है बेटा, इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता है। मतलब क्या है इसका, कि किसी भी एडजोर्बेंट के सरफेस पे किसी भी एडजोर्बेट का फिजिसॉर्प्शन हम करवा सकते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिसॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें बेटा, तो इट विल बी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एडजोर्बेंट पे कोई भी एडजोर्बेट आके केमिकल बॉन्ड बना लेगा, किसी एक स्पेसिफिक एडजोर्बेंट के लिए हमें एक स्पेसिफिक एडजोर्बेट को ही लाना पड़ेगा केमिसॉर्प्शन में। जैसे आपने देखा होगा ना कि रिएक्शन हम कई करवाते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं बात करूं
मुझे अमोनिया बनाना है, तो आयरन को ही कैटालिस्ट की फॉर्म में लाना पड़ेगा बेटा। ये तो है नहीं कि मैंने कोबाल्ट ले लिया तब भी अमोनिया बन जाएगा, है ना। हमने एक स्पेसिफिक कर दिया कि भाई यही कैटालिस्ट आप यूज करोगे तो ही रिएक्शन होगी। ऐसे एंजाइम रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम रिएक्शन होती है, या फिर हम वैसे नॉर्मली एंजाइम रिएक्शंस की अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन ही करवाएगा। मान लीजिए इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम किसी रिएक्शन को करवा रहे हैं और हम कहीं जाइमेज की प्रेजेंस में भी वही रिएक्शन हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, तो ये हाईली स्पेसिफिक नेचर होते हैं। एक स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट पे एक स्पेसिफिक एडजॉर्ब ही आके लग पाएगा, तो ये नहीं है कि किसी को भी लगा पाएंगे। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैस ऑन चारकोल। ये कह रहा है चारकोल के ऊपर अगर हम किसी गैस को एडजॉर्ब करवाएंगे तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। एंड यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, केमिसॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक है, तो वही हमारा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट केमिसॉर्प्शन शो करेगा, जिसकी टेंडेंसी रहेगी केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने की। जैसे ऑक्सीजन एडजॉर्ब हो सकता है ग्रेफाइट पे, लेकिन जैसे ही आपका ऑक्सीजन ग्रेफाइट के साथ जब एडजॉर्ब होगा बेटा तो क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा तो क्या मैं इसको रिवर्स करवा के कार्बन और ऑक्सीजन ला सकती हूँ? नहीं। रिवर्स करवा के मैं कार्बन मोनोऑक्साइड तो ला सकती हूँ, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को चिपकाया बेटा, अब रिवर्स करूंगी तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड तो मिल जाएगा, लेकिन हमें एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन या एटॉमिक फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं मिलेगा। तो जब हम डिजॉर्प्शन करवाएंगे तो CO हमें मिलेगा, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी बेटा, ये याद रखना। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जो आपने एडजॉर्ब करवाया वो वैसे को वैसा डिजॉर्ब भी हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ नहीं होता, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन हमारे फिजियोप्शन एंड केमिसॉर्प्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगे बेटा।